स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 3 के प्रश्न उत्तर को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेन करा दिया हूं। अगर आप लोगों ने उन चैप्टर का एक्सप्लेन नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेन देख सकते हैं। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं और प्रश्न उत्तर करते हैं। अपने शब्द में, अपने भाषा में कराने का प्रयास करेंगे, आपको संपूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई सा भी डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वह प्रश्न बोल रहा है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के क्या विचार थे। बोला है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के क्या विचार थे, उन्होंने किस शर्त पर आंदोलन स्वीकार किया। कहने का मतलब इस जो आंदोलन हुआ ना संपूर्ण क्रांति, इस संबंध में नारायण जी का क्या विचार रहा, और अगर कुछ विचार भी रहा तो उन्होंने ये आंदोलन को किस शर्त पर स्वीकार किया। चूंकि वो पहले से स्वीकार नहीं किए थे, किस शर्त पर स्वीकार किए, तो इसी का उत्तर बताना। चलिए हम लोग प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उत्तर देखिएगा, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है। इस संबंध में नारायण जी का कहना था कि मैं सबका सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा उतना समय मैं दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। छात्र दिया बोल रहे हैं जितना समय हो सके मैं अपना समय दूंगा उनसे बात करने के लिए, उनसे बहस भी करूंगा और अधिक से अधिक मैं अपना समय भी दूंगा। आपके बातों को स्वीकार कर क्या है, आपके बातों को स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की बात स्वीकार करूंगा। बोल रहे हैं कि सभी की बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की बात को स्वीकार करूंगा, लेकिन बोले नारायण जी लेकिन फैसला जो है मेरा होगा। बोले मैं सबकी बात सुनूंगा, ऐसा नहीं कि इनका बात सुना उनका बात नहीं सुना और आदमी को छोड़ दिए, ऐसी बात नहीं। बोले सबकी बात सुनूंगा, सबको बोलने के मौका भी दूंगा, जितना समय हो सके मैं उतना समय बहस भी करूंगा, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा वह अंतिम फैसला मेरा होगा, अंतिम निर्णय मेरा होगा। नारायण जी बोल रहे हैं इस फैसले को सभी को मानना होगा। नारायण जी बोल रहे हैं मेरा जो फैसला होगा अंतिम वह सभी को मानना होगा। जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर स्वीकार करते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि यह जो मेरा फैसला है, यह फैसला अगर सब मानते हैं तो सही रहेगा, और नहीं तो अगर मुझे आगे भेजकर अगर कोई पीछे से डिडक्ट करते हैं कि मुझे क्या करना है, ऐसे करना वैसे करना, तो उस समय मैं आंदोलन करना छोड़ दूंगा। कोई भी मुझे आगे भेजकर पीछे से ये ना बताए कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने अपने जो फैसला उनका रहा उसी फैसला पर वह इस आंदोलन को स्वीकार किए। और देखिएगा, और कहते हैं कि तब तो इस आंदोलन का कोई मतलब है, तब तो इस आंदोलन का कोई मतलब रहेगा ना। नारायण जी बोल रहे हैं तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। नारायण जी बोल रहे हैं अगर हम लोग आपस में ही बहस करते रह जाएगा, आपस में अगर ऐसे वैसे करते रह जाए तो पता चलेगा कि पता नहीं कि हम लोग किधर बिखर गए, मतलब टूट कर जैसे होता है ना मोती की तरह बिखर जाते, वैसे हम लोग बिखर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा क्या होगा, बुरा ही नतीजा होगा ना। तो यही नारायण जी का इसके संबंध में यही मानना था और वो अपने फैसले के मुताबिक वो जो है इस आंदोलन को स्वीकार किए। चलिए हम लोग बिना टाइम को व्यतीत किए इस चैप्टर का दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिएगा आप लोग, इसका जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 क्या बोला है। देखिए हम सोचे कि इसको टाइप करके तब आप लोगों के सामने मैं इस प्रश्न का उत्तर रखूंगा, लेकिन ऐसा हुआ है कि मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा मजबूर है, इसलिए क्या हुआ है कि टाइप नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम सोचे कि जो हम कॉपी में लिखे हुए हैं, अपने ही शब्द में लिखे हुए हैं, उसी को आप लोगों के सामने लेकर रख देता हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बीत चुकी है, इसलिए सोचा हो कि ज़्यादा लेट भी नहीं करता। तो पहला का तो उत्तर करा दिए। इसी में जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न का उत्तर देखिएगा। दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न में बोला है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। बोला है कि जयप्रकाश नारायण जी जिस समय अमेरिका गए थे ना, तो उनके छात्र जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। वो छात्र जीवन में ही ना अमेरिका गए थे शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उस वहाँ जाने की वजह से, और इस वहाँ जब वो गए तो वहाँ की कौन सी बात जो है आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, उस बात को लिखना है। चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं, आप लोग समझते रहिएगा।
जयप्रकाश नारायण की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, जब इनकी शुरुआती जो शिक्षा शुरू हुई थी वह घर पर ही हुई। फिर पटना कॉलेज पटना दाखिल हुए, मतलब पटना में एक कॉलेज है, ठीक है ना, वहीं पटना में जाकर पटना के कॉलेज में जाकर दाखिल हुए। वे जो है विज्ञान के विद्यार्थी थे, मतलब विज्ञान के स्टूडेंट थे, ठीक है ना, साइंस के स्टूडेंट थे, बोल सकते हैं साइंस के स्टूडेंट थे। ठीक, देखिएगा आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी हो गई। ठीक है ना, एक असहयोग आंदोलन हुआ, उसी दौरान क्या हुआ कि इनकी शिक्षा जो है अधूरी रह गई, और उसी आंदोलन के दौरान ही अपनी शिक्षा को छोड़ दी है। क्या लिखा हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। जयप्रकाश नारायण जी कोई धनी परिवार के नहीं थे। वो है कि जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन के समय शिक्षा छोड़ दिया, वो कोई धनी परिवार के नहीं थे, वो भी मिडिल परिवार के ही थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे वो। आगे देखिएगा, उन्होंने सुना था कि अमेरिका में मजदूर करके लड़के पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक भाषण में, ठीक है ना, उन्होंने एक भाषण में एक व्यक्ति के मुंह से सुना था, आपको हम एक्सप्लेन कराया उस व्यक्ति का, उसमें जिक्र भी किए हुए हैं। उनके मुंह से उन्होंने सुना था कि अमेरिका में जो है ना छात्र जाकर वहाँ मजदूरी करके पढ़ सकते हैं। देखिएगा ये क्या करते हैं जब वो बात सुने तो, और वे फिर आगे की आगे की जो है पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। आगे की पढ़ाई के लिए क्या किए, क्योंकि इनके यहाँ तो काम चलने वाला था ना, इनके पिताजी गुजर चुके थे, माँ थी तो माँ से कितना कुछ हो पता, माँ भी शायद छोड़ी बसी थी, लेकिन माँ जब तक सहयोग की, माँ जब तक तो सहयोग की, लेकिन ये क्या कि सोचे तो यहाँ तो संभव है नहीं थी, अमेरिका चले गए, अमेरिका में जाकर काम करके अपने पढ़ाई को क्या किए, पूरा करने लगे। देखिएगा आगे, और वे फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, और वहाँ पर बगानों अथवा रेशरा और जूता भी पॉलिश किए। उन्होंने एक 4 पाई पर 2 आदमी गुजर बसर करते थे। देखिए जब वो अमेरिका में गए ना तो वे कहाँ जगह पे काम नहीं किए, पूरा बात को इसमें हम लिखे नहीं है ताकि हम सोचे कि संक्षिप्त में प्रश्न का उत्तर कर दिया जाए। वे जाकर वहाँ काम किए जहाँ पर जानवर मारे जाते हैं, उसमें काम किए। इतना ही नहीं, वो जो है मतलब जब संडे के दिन टाइम बचता था उनके पास तो वे संडे के दिन टहलते नहीं थे, इधर उधर घूमते नहीं थे, उस समय में भी जाकर काम कर लेते ताकि रात के कुछ पेट का भोजन के लिए पैसा कुछ ऊपर हो जाए, जो महीना देना ट्यूशन का उसका कुछ पैसा ऊपर हो जाए, इसलिए वे छुट्टी के समय भी वो काम कर लेते थे, अपना पेट भी चलाने का सोचते थे, कुछ कपड़ा भी खरीदा जाएगा और पढ़ाई भी मेरी अधूरी न रह पाएगी। मतलब इस तरह से बहुत, मतलब क्या ही बताया आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा ऐसा काम किए हुए हैं जिनको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। और जो यहाँ के लोग थे वो कह रहे थे कि अमेरिका जाकर नारायण जी वहाँ के दलाल हो गए, कैसा लोग थे यहाँ का पता नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारे, किस तरह से, ये केवल वही समझ सकते हैं, या फिर जो इस चैप्टर को पढ़े हम एक्सप्लेन कराएं तो आप लोग अगर पढ़े होइएगा तो आप लोग भी समझ सकते हैं उनके दुख तकलीफ को। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? उत्तर देखिएगा, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत जो था गुलाम था, ठीक है ना, इसलिए वो नहीं शामिल हुए, क्योंकि उस समय जो था ना भारत अपना जो देश है वह गुलाम था। ठीक, उस समय भारत अपना देश गुलाम था। उन्होंने लेनिन से जो सीखा था, उन्होंने लेनिन से कुछ बातें सीखी थी। देखिएगा, उन्होंने लेनिन से जो सीखा था वह यह सीखा था कि जो देश गुलाम है, ठीक है ना, जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए कोई अगर देश गुलाम है, ठीक है ना, और वहाँ के जो कम्युनिस्ट है अगर वहाँ पे आज़ादी की लड़ाई हो रहा है तो उनको क्यों अलग रखेंगे? उनको इसलिए ये जो नारायण जी है उनके मुंह से सुने थे, लेनिन के मुंह से, कि जो देश गुलाम है वहाँ की कम्युनिस्ट को वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी उसमें शामिल होने देना चाहिए। यही वजह है कि नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर में 4 के क में क्या बोला है, 4 के क और ख 2 प्रश्न व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं और गोलियां चलाते हैं। देखिए ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब उत्तर कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बात आप लोग क्या याद रखना है, जब भी अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए यहाँ फिर एग्जाम में, यहाँ हो चाहे एग्जाम में हो, कहीं भी पूछा जाए, अगर ऐसी व्याख्या करने वाला रहे तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि ये लिख दीजिएगा कि यह किस पाठ से लिया गया है और किसके द्वारा लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऊपर हेडिंग में लिखना, इसी पे आधा से अधिक नंबर इसी पे दिया जाता है।
आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। चलिए इसका पहले ऊपर से हेडिंग बना लेते हैं। ऐसे लिखिएगा प्रस्तुत, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 संपूर्ण क्रांति से ली गई है, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां लेखक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखित संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से लिया गया। हम एक बार बोल दिया, वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे आपको आसान लगे, या लिखा हुआ है इसमें ऐसे आसान लगे, या फिर हम बोले प्रस्तुत पंक्तियां लेखक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखित संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से लिया गया है, ऐसे आसान लगे तो ऐसे लिख लीजिए, जैसे आसान लगे लिख लीजिए। उसके बाद पैराग्राफ को चेंज कीजिएगा, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ से आप देखिए जैसे लिखा हुआ है वैसा ही लिखिएगा। आप इसको समझिए, रट्टा मत मारिएगा, हम जो बात को समझा रहे हैं समझिए। वहाँ पर एग्जाम में बोलता है अपने शब्द में ही लिखने के लिए विद्यार्थी को, आप लोग भी अपने शब्द में ही वहाँ लिखिएगा, केवल समझते चलिए, रट्टा नहीं मारना, ठीक है ना। देखिए जयप्रकाश नारायण जी की सभा में, जयप्रकाश नारायण जी की सभा में जो है अपार भीड़ थी, ठीक है ना। उनका जो सभा हो रहा था पटना के गांधी मैदान में, जो वो नारा दे रहे थे, उसमें अपार भीड़ थी। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन क्या हुआ कि बहुत से लोगों को ट्रेनों में रोका गया, मतलब वहाँ पर अपार भीड़ था, ठीक है ना। कुछ लोग आ रहे थे भाषण सुनने के लिए, ट्रेनों से आ रहे थे, कोई पैदल आ रहे थे, मतलब अनेक तरह से सब आ रहे थे। लेकिन क्या किया गया कि उनको रोका गया। देखिएगा कैसे कैसे किस किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया जब भाषण सुनने के लिए सब आ रहे थे, तो देखिएगा। लेकिन बहुत से लोगों को ट्रेनों में रोका गया, बसें क्या है, बसें से उतारा गया, मतलब बसों से उतारा गया, जेलों में डाला गया। जेपी जी का कहना था कि लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है। जेपी जी क्या बोले कि लोकतंत्र अगर जनता का शासन कहलाता है, देखिएगा, यह देश जनता का है, सरकार लोकतंत्र की दुहाई देता है, लेकिन यह लोग लोकतंत्र के दुश्मन है। बोले अगर लोकतंत्र जो है, यह जो क्या बोल रहे हैं, ऊपर किधर गया, जेपी जी क्या कह रहे हैं कि जेपी जी क्या कहना है कि हाँ, लोकतंत्र जनता का अगर शासन कहलाता है, सरकार इसकी दुहाई दे रहे हैं, फिर ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन बने हुए हैं क्या, जो लोगों को बसों से उतार रहे हैं, ट्रेनों से उतार रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उस पर मार रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, कुछ लोग घायल हो गए, कुछ लोगों को जेलों में डाला गया। क्या ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन है क्या? यही लोग सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का दुश्मन है। नारायण जी बोल रहे हैं कि क्यों लोगों को ऐसे रोका जा रहा है रास्ता पर, इन तरह से उन पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो यही लोग दुश्मन है जो इस तरह से जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे हैं, यही लोग दुश्मन है। आगे देखिएगा क्या होता है, क्या और बोल रहे हैं नारायण जी, यह देश जनता का है, सरकार लोकतंत्र की दुहाई देता है, लेकिन यह लोग लोकतंत्र के दुश्मन है, इसको तो बताएं। पुलिस एवं प्रशासन शांति में जनता पर लाठियां गोलियां चलाते हैं, वे कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। वहाँ पर इतने प्रशासन है, इतने सब कुछ है, सब कुछ की व्यवस्था है, फिर भी यहाँ पर इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस का जो प्रशासन होता है वो लोग भी इस तरह से दुर्व्यवहार करने लगते हैं। अभी के समय में तो देखा जाए तो अभी के समय में पूरा स्थिति ही बिगड़ चुकी है। ये फिलहाल ये बहुत पहले की बात है, ये लगभग 1974 की बात है। 1974 में यह संपूर्ण क्रांति हुई थी। तो इस तरह से नारायण जी बोले। आप क्या कीजिएगा, इसको अगर समझ में आया हो तो खुद से लिखिएगा, नहीं तो इसको वीडियो को रोक कर इसका प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 4 के ख, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। देखिए नारायण जी बोल रहे हैं कि हमें जो है ना, हमें किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से हमें कोई झगड़ा नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हमें नीतियों से झगड़ा है, जो नीति बनाया गया है ना उससे हमें झगड़ा है, जो सिद्धांत बनाया गया है उससे झगड़ा है, जो कार्य हो रहा है उससे हमें झगड़ा है, हमें व्यक्ति से थोड़ी झगड़ा है। नारायण जी बोल रहे हैं। उसी तरह से हेडिंग बना देंगे, प्रस्तुत पंक्तियां लेखक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखित संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से लिया गया है। पैराग्राफ को चेंज करेंगे और लिखेंगे इन पंक्ति के माध्यम से, चाहे इन पंक्ति के द्वारा वे यह बताना चाहते हैं कि आंदोलन के समय नारायण जी के कुछ ऐसे मित्र थे। हम आपको पाठ को पढ़ाए हुए, अगर आप लोग एक्सप्लेन ना देखें तो देख लीजिएगा, उसी के अनुसार हम प्रश्न उत्तर करा रहे हैं, अर्थात अपने शब्द में ही करा रहे हैं, ठीक है ना। आंदोलन के समय नारायण जी के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण जी, जेपी और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए, ठीक है ना। नारायण जी कुछ ऐसे मित्र थे, ठीक है, वो चाहते थे क्या कि नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी और इंदिरा जी में आपस में क्या हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। ये दोनों में मेल मिलाप नहीं था, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी के कुछ मित्र थे जो चाहते थे कि नारायण जी और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए। इसी प्रसंग में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी जी का मानना है कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। इसी संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का मानना, उन्हें किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, हमें तो नीतियों से झगड़ा है। नारायण जी बोले हमें तो नीतियों से झगड़ा है, नीतियों से, सिद्धांतों से झगड़ा है एवं कार्यों से झगड़ा है। जो नीति बनाया गया, जो सिद्धांत बनाया गया, जो कार्य हो रहा है, हमें इससे झगड़ा है, हमें किसी व्यक्ति से पर्सनल झगड़ा नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर,
बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आंसर देखते हैं। बापू जो थे, बापू और नेहरू जी जो थे, इन दोनों से आपस में कुछ जेपी जी से बातचीत हुई थी, किस प्रकार से हुई थी और उनकी कौन सी विशेषता ऐसी थी जो विशेषता को क्या किया है नारायण जी इस भाषण में बताए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसी कौन सी विशेषता उन दोनों का। देखिए नारायण जी का यह मानना था कि जब वो नौजवान थे तब बापू कोई बात कहते थे और वो बात जेपी के विचारों से नहीं मिलते थे, अर्थात जेपी को वो बात अच्छी नहीं लगती थी, तो वे सीधे बापू के सामने बोलते थे, बापू ये बात हम नहीं मानेंगे। मतलब कोई सा अगर बापू बात बोलते थे जेपी जी को, जेपी ये कर लो ये कर लो, मतलब जयप्रकाश नारायण जी को बोलते थे, तो अगर जयप्रकाश नारायण जी को अच्छा लगता था बात तो ठीक है, अगर नहीं लगता था तो उसी समय बापू को ललकार देते थे, बापू मैं आपका यह बात नहीं मानता, मैं यह बात नहीं करूंगा, उसी समय ललकार देते थे। देखिएगा आगे, बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे, ललकार देते थे जेपी जी, लेकिन बापू में इतनी महानता थी, वो इतने महान थे जो इनके बातों को बुरा नहीं मानते थे। लेकिन अभी के समय में क्या होता है, अगर कोई किसी को और बातों को ललकार दे, चाहे अच्छा रहे चाहे ना रहे, अगर ललकार दे तो उसी समय पता ना क्या से क्या हो जाता है। लेकिन बापू में इतनी महानता थी कि वो इनके बातों को बुरा नहीं मानते थे, ठीक है ना। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल, आगे देखिएगा, मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था। जेपी जी मतलब जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी को हमेशा अपना भाई कहता था। कौन भाई? तो बड़ा भाई बोलते थे। जो जेपी जी बोल रहे हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी को हमेशा अपना बड़ा भाई कहता था। वो भी मुझे बहुत मानते थे, वो भी क्या है, नारायण जी को बहुत मानते थे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नारायण जी क्या बोले कि मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का भी बड़ा ही स्नेह था, मतलब नेहरू जी का जी भी है ना, वो भी बड़ा प्यार करते थे इनसे, बड़ा ही स्नेह था नारायण जी के ऊपर। क्या बोले, नेहरू जी का भी बड़ा ही स्नेह था मुझ पर, लेकिन मैं उनकी भी आलोचना करता था। देखिए नारायण जी बोल रहे हैं कि वो भी हमसे प्यार करते थे, हम भी उनसे करते थे, बड़ा स्नेह था उनका मुझ पर, मैं भी उनको बड़ा भाई कहता था। जितना मैं प्यार करता था उतना उससे कई गुना ज्यादा वो भी हमसे करते थे। लेकिन क्या है कि नारायण जी उनकी भी आलोचना कर देते थे। अगर कोई बात बोलते थे, अगर इनको मतलब इनके बात से अगर मिला तो ठीक है, इनको अच्छा लगा तो ठीक है ना, तो उनका भी आलोचना कर देते थे ये नारायण जी। लेकिन आगे देखिएगा, उनका भी आलोचना कर देते थे, लेकिन उनमें भी बड़प्पन थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। देखिए वो भी नेहरू जी भी बुरा नहीं मानते थे इनके बातों को, उनपे भी महानता थी, बड़प्पन थी। आगे देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी के इस कथन से सहमत है? इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? जो भ्रष्टाचार की जड़ है, भ्रष्ट जो हो रहा है अभी, सब कुछ भ्रष्ट होते जा रहा है, इसका जड़ क्या है? क्या आप जेपी के इस कथन से सहमत है? इसे दूर करने के लिए सुझाव देंगे, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? चलिए देखते हैं, 3 प्रश्न इसी में है। देखिए भ्रष्टाचार की जड़ चुनावों में किया गया भारी खर्च है। चुनाव होता है गांव में, आप लोग देखते हैं जो चुनाव होता है, क्या होता है, बिना खर्च के चुनाव होता ही नहीं है। ना जाने चुनाव के पीछे लोग कितना कितना खर्च कर देते हैं, लाखों लाख लुटा देते हैं, तब जाकर के जीतने वाला कोई और रहता है। रातों रात ही लोग क्या करते हैं, लाखों लाख रुपया रातों रात लुटा देते हैं, बोरा का बोरा, और कोई जीतने वाला रहता है और कोई जीत जाता है, वोट को खरीद लेते हैं पैसा दे देकर। वही बोले नारायण जी कि चुनाव में जो किया गया जो भारी खर्च है ना, भ्रष्टाचार की सबसे बड़का जड़ यही है कि चुनाव में खर्च क्यों होता है, बिना खर्च के होना चाहिए। स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, स्वच्छ चुनाव होना चाहिए कि खर्च करके होना चाहिए, इसी तरह से चुनाव होना चाहिए। आगे देखिएगा, देश में होने वाले चुनावों करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। सही बात है, देश में जो चुनाव होता है, हम तो लाखे बोले, करोड़ों रुपया लोग खर्च कर देते हैं। यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से इकट्ठा किया जाता है और इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता है। सही बात है, जो बड़ा बड़ा सरकार का जो वोट होता है उसमें तो करोड़ों के करोड़ों रुपया छीट दिया जाता है, ब्लैक मार्केटियर लोगों से इकट्ठा कराया जाता है पैसा, इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता है। कौन जाएगा उसका हिसाब किताब खोजने? कोई हिसाब किताब ही नहीं करता है, जबकि हिसाब किताब होना चाहिए, एक एक रुपया का हिसाब किताब होना चाहिए। भाई कहाँ से आया, कितना खर्चा हुआ, क्यों खर्चा हुआ, सारे बातों का हिसाब किताब होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जबकि होना चाहिए। आगे देखिएगा, जयप्रकाश जी के इस कथन से मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। उसने बोला ना कि आप इस कथन से सहमत हैं, तो हाँ, इस कथन से हम जो है पूर्ण रूपेण सहमत है, पूरा रूप से सहमत है। आगे देखिए, उसी में प्रश्न बोला कि इसे दूर करने का उपाय, तो चलिए देखते हैं। इसे दूर करने के उपाय निम्नलिखित है। देखिए इसे दूर करने के निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय क्या है, चुनावों के खर्च को कम किया जाए। चुनाव में जो खर्च होता है ना, करोड़ों के करोड़ रुपया, उसको कम किया जाए, इतना खर्च ना किया जाए। चुनाव में किए गए सारा खर्च का लिखित में हिसाब किताब लिया जाए। सही बात है, अगर चुनाव में अगर कुछ ज़्यादा खर्च किया जा रहा है तो उसका लिखित हिसाब किताब लीजिए, लाओ लिख कर कहाँ कहाँ खर्च किए हो, कैसे खर्च किए हो, क्यों खर्च किए हो इतना पैसा, सारा लिखित हिसाब किताब होना चाहिए। अधिक खर्च करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाए। सही बात है, अगर जो ज़्यादा खर्च करते हैं चुनाव के पीछे पैसा, उस पर कठोर कार्यवाही किया जाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। भाई आप खर्च क्यों कर
रहे हो चुनाव के पीछे इतना पैसा क्यों कर रहे हो? सारे बातों को ध्यान में रखा जाए तब जा करके ये जो चुनाव है स्वच्छ हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और जनता इस तरह से टर टर करते रह जाएगी और सरकार ये जो है सत्ता के दलाल ये सब सरकार सारे को देश को बेच कर खा जाएगी। ये जो सरकार है अभी की सरकार तो और इतना क्या ही बताए, इतना निकम्मी सरकार है, छोड़िए उसमें मैं विशेष बोलना नहीं चाहूँगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? चलिए देखते हैं। जेपी का कहना है कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। ये जेपी जी का मानना है कि जो दलविहीन लोकतंत्र है ना वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, देखिएगा आगे, मार्क्सवाद के जो अनुसार है ना समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा। ठीक है ना, साम्यवाद मार्क्सवाद के अनुसार समाज अगर साम्यवाद की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा राज्य स्टेट का वैसे वैसे क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, बल्कि जो लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप वही प्रकट होगा और निश्चय ही वह लोकतंत्र जो है दलविहीन होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर क्या बोल रहा है? संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की क्या अपेक्षाएं हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो हम कितना अच्छा से समझाए, एक्सप्लेन कराए हैं। तो जो संघर्ष समितियां है, जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे ना एक संघर्ष समिति बने और वही सारे 70 का जो चाहे वो गांव का हो या फिर किसी सरकार का हो सारे को देखभाल जो है संघर्ष समितियां ही करेंगे। बहुत सारा इसमें बात है, पूरा बात को मैं चलिए प्रश्न का उत्तर कराते हैं उस समय समझाते हैं। देखिए प्रश्न बोला संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण जी की क्या अपेक्षाएं हैं? उत्तर देखिएगा, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की यही अपेक्षाएं थी कि उनका काम केवल शासन से ही संघर्ष करना नहीं है। जो नारायण जी का जो अपेक्षा है संघर्ष समितियां से यही अपेक्षा है कि जो संघर्ष समितियां उनका काम केवल शासन से ही संघर्ष करना नहीं है। ऐसा नहीं कि शासन के पीछे ही पड़े रहेंगे, तुम ऐसे करो है तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं है। केवल शासन से ही संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। कहने का मतलब समाज में और किसी भी तरह का कोई अन्याय होता है, अनीति होता है, मतलब कुछ भी अगर गलत होता है तो इसका भी संघर्ष समितियां ही करेगी। इसका भी जो यहाँ पर कोई समस्या भी किसी तरह का होगा तो इस समस्या का समाधान निदान जो है संघर्ष समितियां ही करेंगी। आगे देखिएगा, और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसर हो या कर्मचारी की चाहे वे पुलिस हो, ठीक है ना, गांव में कोई छोटे अफसर हो कर्मचारी की चाहे वे पुलिस हो, आगे देखिएगा, चाहे वे पुलिस हो, पुलिस का ही चाहे वो पुलिस हो या फिर अन्य किसी प्रकार के चाहे वो, ठीक है ना, गांव के जो छोटे अफसर हो बड़े अफसर हो, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी प्रकार के कोई भी अफसर क्यों ना हो, अगर वो घूसखोरी करती है, ठीक है ना, अगर घूसखोरी चलती है वहां पर, अगर घूसखोरी चलती है तो उसके खिलाफ संघर्ष क्या है, उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। और गांव में जो तरह तरह के अन्याय होती है उसका भी विरोध संघर्ष समितियां करेगी। ठीक है ना, चलिए फिर से समझाते हैं इसको। बोल रहा है कि गांव में चाहे छोटे अफसर हो बड़े अफसर हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी, और वो घुसखोरी करेगा तो इसका जो विरोध है, इसका जो संघर्ष समितियां ही करेगी, इसका विरोध करेगी। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका भी विरोध कौन करेगी? संघर्ष समितियां ही करेगी। इतना ही नहीं, गांव में जो तरह तरह का अन्याय होता रहता है, कभी कुछ, इसका भी संघर्ष, इस समस्या का समाधान भी संघर्ष समितियां ही करेंगी। हमें आशा है कि इसका भी उत्तर आप लोगों को समझ में आया होगा। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? चुनाव सुधार के बारे में नारायण जी की प्रमुख सुझाव क्या है? चुनाव जो होता है ना, चुनाव, उसी के अगर उस चुनाव का अगर सुधार करना है तो सुधार किस प्रकार से किया जाता है, किया जा सकता है, और इस संबंध में नारायण जी क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं नारायण जी चुनाव को सुधारने के लिए। चुनाव सुधार के बारे में नारायण जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। पहला देखिएगा, चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव की जो पद्धति है, जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसमें आमूल मतलब नया परिवर्तन होना चाहिए। कुछ नए परिवर्तन कीजिए उसमें, और जो घूसखोरी जो चल रहा है उसमें क्या क्या तरह का चल रहा है अन्याय, वो सब दूर किया जाए। आमूल परिवर्तन होना चाहिए, नया परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, चुनाव पर होने वाला खर्च कम करना चाहिए। चुनाव पर जो खर्च किया जाता है टालों के टालों लाखों के लाखों रुपया, उसको कम किया जाना चाहिए, इतना ज्यादा खर्च नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। जो गरीब जो उम्मीदवार होते हैं उसको भी इस चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए।
लेकिन क्या होता है कि जो गरीब आदमियों में खड़ा हुआ था जीतने के उपाय है, धनिक आदमी को खड़ा होता है करोड़े करोड़ छीट देता है, गरीब कहाँ से जीत जाएगा। लेकिन नारायण जी का विचार है कि गरीब आदमी भी क्या हो कि इसमें खड़ा हो और वो लोग भी इसमें खड़ा होकर जो है चुनाव इसमें मतलब जाकर इसमें लड़ सके, गरीब आदमी को भी यह अधिकार है। मतदान पर अगला देखिए 4 नंबर, मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो। बोल रहे मतदान का जो प्रक्रिया है गंदा नहीं होना चाहिए, जो घटिया तरह का हो रहा है वैसा नहीं, स्वच्छ होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। आगे देखिएगा उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में हो, जो उम्मीदवारों का जो चयन होता है उसमें मतदाताओं जो होते हैं उनका हाथ वास्तव में होना चाहिए। चुनाव के बाद मतदाताओं का अपनी प्रतिनिधियों पर अंकुश हो, चुनाव के बाद जो है मतदाताओं का अपनी प्रतिनिधियों पर अंकुश हो, इंटरेस्ट हो। अगर वो इंटरेस्ट नहीं है, अंकुश नहीं, अगर पसंद नहीं, अगर तो क्या है कि जनता का पूरा पूरा अधिकार है कि पूरा अधिकार है कि जनता उस जिसे जिताए हुए है और जो जिसको गद्दी पर बैठाए हैं, जनता का पूरा अधिकार है कि उसको उस पर से उठाकर हटा दे। क्योंकि अगर जनता उसको अगर गद्दी पे बैठा सकती है तो जनता उसको उठा भी सकती है, जनता का इतना अधिकार भी है। वही बोल रहे हैं कि जो जनता है उसको उस पर इंटरेस्ट भी होना चाहिए, अंकुश भी होना चाहिए भाई, कि हाँ जीते हो तो मेरे प्रति ये करो वो करो, उसमें मतलब होना चाहिए ना ऐसा। आगे देखिएगा जो अगला पॉइंट है, यदि जनता का कोई प्रतिनिधि गलत कार्य करता है, ठीक है ना, जनता का अगर कोई प्रतिनिधि है, ठीक है, अगर कोई वह गलत कार्य करता है तो संघर्ष समिति उसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी, ठीक है ना, संघर्ष समिति उसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य करे। बोल रही कि जनता का यदि जनता का कोई प्रतिनिधि, ठीक है ना, जनता का प्रतिनिधि है, ठीक है, अगर वो गलत कर रहा है तो जो संघर्ष समितियां बनाई गई है वो संघर्ष समितियां जाकर इसका विरोध करेगी कि हटो यहाँ से, इस्तीफा दो, हट जाओ यहाँ से, ठीक है ना, ये सारे काम संघर्ष समितियां करेगी। इस प्रकार से 5, 6, 7 पॉइंट था, आप लोग इसमें से नोट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा प्रश्न 10 नंबर, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ। देखिएगा दिनकर जी का जो निधन है कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ, ये भी हम बताए एक्सप्लेन कराए हैं, तो बार बार बोले अगर आप लोग एक्सप्लेन नहीं देखे तो देख लीजिएगा जाकर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि दिनकर जी का जो निधन है कहाँ हुआ और किन परिस्थिति में हुआ, चलिए देखते हैं। एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी क्या है कि मद्रास में, मद्रास कहाँ तो मद्रास में, और कौन मित्र कौन था तो ईश्वर अय्यर, सारे बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए एक काम देगा ये। एक दिन जयप्रकाश नारायण जी अपने मित्र मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका, ठीक है, वहाँ दिनकर जी एवं गंगा बाबू भी मिलने आए थे। वहाँ कौन कौन आए थे, दिनकर जी भी आए थे और गंगा बाबू भी मिलने आए थे। उस समय वहाँ पर दिनकर जी के बहुत ही जो उस समय दिनकर जी थे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न दिखे। दिनकर जी क्या थे उस समय, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एक दिन अचानक से रात को दिल का दौरा पड़ा, उन्हें दिनकर जी का जो अचानक से रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको रामनाथ जी गोयनका के द्वारा विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचाया गया। 3 मिनट में किसके द्वारा तो रामनाथ जी गोयनका के द्वारा, कौन अस्पताल में तो विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचाया गया। कितने देर में तो 3 मिनट में। उस अस्पताल में हर तरह के इंतजाम था, उस अस्पताल में क्या था, हर तरह के इंतजाम था, पूरा सुविधा था, ऐसा नहीं कि ये सुविधा नहीं वो सुविधा नहीं, पूरा सुविधा था, पूरा इंतजाम था, सब डॉक्टर सब तरह का औजार लेकर खड़ा थे इलाज करने के लिए। लेकिन दिनकर जी फिर भी बच नहीं पाए, पूरा व्यवस्था था फिर भी क्या हुआ कि दिनकर जी बच ना पाए और उसी रात उसी अस्पताल में उनका निधन हो गया, ठीक है ना। इस यही ना प्रश्न पूछा है कहाँ और किन परिस्थिति में, तो हम तो पूरा बता दिए कि यहाँ पर इन परिस्थिति में उनका निधन हुआ। इस तरह से यह प्रश्न था। 11 नंबर जो प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रमुख अंश चुने, आप अपना सबसे प्रमुख अंश चुने, थोड़ा सा छूट गया यहाँ पर, और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं कराया, एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप लोग बोलिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैं करा दूंगा अगले वीडियो में लेकर, अगर आप लोग बोलिएगा तो, नहीं तो बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में भी या डिस्क्रिप्शन में इस प्रश्न का उत्तर, डिस्क्रिप्शन में नहीं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, नहीं तो अगले वीडियो में करा दूंगा, कमेंट बॉक्स भी छोड़ देंगे। अगर आप लोग जैसा चाहिएगा वैसा कर देंगे, ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना जो अभी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, और लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऑल दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब बहुत ही जल्द मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाला हूं। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।